इस सीरीज की स्टार्टिंग 1968 के एक रेडियो शो से होती है। तो उस रेडियो शो में साइंटिस्ट न्यूमन फंगस के बारे में बता रहे होते हैं, जिसपे वो कहते हैं कि आने वाले समय में वो फंगस इस तरीके से इवॉल्व कर सकते हैं जिससे पूरे के पूरे ह्यूमैनिटी खतरे में आ सकती है। और न्यूमन की ये बातें सुन के उस शो का होस्ट और वहाँ पे मौजूद लोग भी उसे हल्के में लेते हैं। जिसके बाद कहानी 2003 के बॉस्टन में शिफ्ट होती है, जहाँ पे हमें सीरीज के मेन कैरेक्टर यानी जोल से मिलाया जाता है। तो जोल के साथ साथ यहाँ पे उसकी बेटी सारा और उसका भाई टॉमी भी उसके साथ रहा करता था। तो आगे हमें बताया जाता है कि जोल का उस दिन बर्थडे था, जिस वजह से वो अपनी बेटी को आज जल्दी काम से लौटने का वादा करता है। और इतना कहते ही जोल अपने काम में निकल जाता है और इधर सारा अपने पापा को बर्थडे गिफ्ट देने के लिए उसकी पुरानी घड़ी को रिपेयर करवाती है। और वो घड़ी सक्सेसफुल रिपेयर होने के बाद वो जैसे ही अपने घर की तरफ आ रही होती है, उसे पूरे सिटी में बहुत सारी चीजें अनयूजुअल लगती है। जिसके बाद शाम को जोल जैसे ही अपने घर पहुंचता है, उसकी बेटी ये देख के सैड हो जाती है कि जोल ने अपने लिए तो केक लाया है नहीं। जिसके बाद सारा अपने डैड को उसका बर्थडे प्रेजेंट देती है, जिसे देख के जोल काफी खुश होता है। जिसके बाद वो दोनों टीवी पे कुछ देख ही रहे होते हैं कि इतने में जोल को टॉमी का कॉल आता है। तो टॉमी जोल को कह रहा होता है कि उसे किसी छोटे मोटे क्राइम के चलते जेल के अंदर डाल दिया गया है, और क्योंकि कल से वीकेंड स्टार्ट होने वाला है इसलिए तुम्हें जल्दी आके मेरी बेल करानी होगी, वरना ये पूरा वीकेंड टॉमी जेल में बिताएगा। और इतना सुनते ही जोल बेचारा क्या करता, आखिर भाई तो अपना ही था। जिस वजह से जोल फौरन अपनी बेटी को घर के अंदर ही रहने के लिए कह के उसकी बेल कराने चला जाता है। इधर घर में सारा अकेली सो रही होती है और उसकी नींद तब टूट जाती है जब एक डॉगी उसके घर का दरवाजा खटखटा रहा होता है। जिसके बाद उस डॉग का पीछा करते हुए सारा जैसे ही पड़ोसी के घर जाती है और वहाँ जाते ही सारा देख के हैरान हो जाती है कि वो बूढ़ी आंटी उस बूढ़े अंकल को कच्चा चबा चुकी थी। इसके साथ ही उस बूढ़ी दादी माँ के मुंह से कुछ अजीब सा निकल रहा होता है। जिसके बाद वो बूढ़ी दादी माँ सारा की तरफ आगे बढ़ने लगती है, मगर लकीली जोल और टॉमी वहाँ पहुँच के सारा को बचा लेते हैं। जिसके बाद वो तीनों घर से जरूरत की चीजों को लेके अपनी गाड़ी में निकल जाते हैं। तो शहर की सड़कों से होते हुए जब ये लोग जा रहे होते हैं, तब ये नोटिस करते हैं कि ये इन्फेक्शन शहर के लोगों में एकदम तेजी से फैल चुका है, जिस वजह से शहर के लोग आपस में ही एक दूसरे पे अटैक करने लग गए हैं। और इस मास इन्फेक्शन को देखते हुए मिलिट्री ने जगह जगह पे नाकेबंदी करना शुरू कर दिया होता है। तो बहुत सारे आदमियों को देख के वो लोग अपना कार घुमा देते हैं, मगर तभी एक प्लेन क्रैश हो जाता है और उसका एक टुकड़ा सीधे इनके कार से आके लगता है, जिस वजह से इनका कार पलट जाता है। और इनको जब होश आता है तब ये तीनों पैदल ही वहाँ से जा रहे होते हैं, मगर तभी टॉमी इनसे अलग हो जाता है। इधर जोल और सारा के ऊपर गन पॉइंट करके एक सोल्जर उन्हें रोक देता है। हालांकि यहाँ पे जोल और सारा इन्फेक्टेड नहीं थे, मगर वो सोल्जर कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं होता। तो वो सोल्जर अपने सीनियर से पूछता है कि आखिर इनका क्या किया जाए। तो वो सीनियर सोल्जर से उसे रिप्लाई आता है कि उन्हें मार दिया जाए। और जिसके बाद बिना किसी देरी के वो सोल्जर जोल के ऊपर एक गोली चला देता है। शुरू में ऐसा लगता है कि उस सोल्जर ने गोली मिस कर दी, जिसके बाद वो सोल्जर जैसे ही दूसरी गोली चला पाता, इससे पहले वहाँ पे टॉमी आ जाता है और वो सोल्जर को ही मार देता है। तो उस सोल्जर के मरने के बाद ये लोग काफी रिलैक्स होते हैं, मगर जोल को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उसे पता चलता है कि सोल्जर की पहली गोली असल में मिस नहीं हुई थी, बल्कि सायरा को जाके लग गई थी। और जब तक इन दोनों को पता चलता है कि सायरा को वो गोली लग गई थी, तब तक काफी देर हो चुकी थी। सायरा अपने डैड जोल के पाँव में ही दम तोड़ देती है। जिसके बाद हमें 20 साल का टाइम जंप देखने को मिलता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि जोल अब भी बॉस्टन में ही रह रहा है और इस सिटी को सब तरफ से बड़े बड़े कंक्रीट वॉल से घेर लिया गया है, ताकि वो सिटी पूरे बाहर की दुनिया से बच सके। और चारों तरफ इन वॉल्स को बनाने का एक और रीजन होता है, ताकि बाहर से कोई इन्फेक्टेड अंदर ना आ जाए और साथ ही न अंदर से कोई आदमी बाहर जा सके। तो देखा जाए तो इन चार दीवारी के अंदर ह्यूमैनिटी जैसे तैसे सर्वाइव कर रही होती है। जिसके बाद कहानी जोल पे शिफ्ट होती है, जो कि अपने गर्लफ्रेंड टेस के साथ रह रहा होता है। तो इन चार दीवारी के अंदर जोल छोटे मोटे काम करके जैसे तैसे अपनी लाइफ काट रहा था। आगे हमें बताया जाता है कि जोल यहाँ पे अकेले रहता है, उसका भाई टॉमी कोई दूसरी जगह पे रहता है, मगर वो टाइम के साथ साथ अपना अपडेट्स जोल के साथ शेयर करते रहता है। आगे हमें बताया जाता है कि फेडरल नाम की एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन चार दीवारी के अंदर की गवर्नमेंट को संभालती है, और इन चार दीवारी के अंदर लोगों को उनके काम के हिसाब से ही टोकन्स मिला करते थे, और ये टोकन्स इनके लिए पैसों के ही जैसे थे, जिसके बदले इन्हें राशन या अदर सामान मिल जाया करते थे। आगे हमें दिखाया जाता है कि जोल को कुछ इन्फेक्टेड बच्चों को जलाने का काम दिया गया है, और सरप्राइजिंग बात ये थी कि जोल इस काम को बिना किसी हेजिटेशन के साथ कंप्लीट भी कर देता है, इंडिकेटिंग कि अपनी बेटी को खोने के बाद जोल टूट
कर अब पूरी तरीके से उभर चुका है। जोल की लाइफ काफी ज्यादा स्ट्रगल से भरी हुई थी। उसे आगे पता चलता है कि टॉमी ने बहुत दिनों से अपनी अपडेट्स जोल तक नहीं पहुंचाई है, जिस वजह से जोल अब डिसाइड करता है कि वो अपने भाई टॉमी को ढूंढने जाएगा और इस चार दीवार से निकलने के लिए उसे एक गाड़ी की जरूरत थी, क्योंकि उसके पास थी मगर उसे चालू करने के लिए एक बैटरी की कमी थी। तो जोल ने एक आदमी से बैटरी की डील की हुई थी, मगर उस आदमी से वो बैटरी कोई रेबल टाइप ग्रुप छीन लेता है और उस ग्रुप का नाम असल में फायरफ्लाई होता है। तो ये फायरफ्लाई ग्रुप असल में फेडरा के लॉस को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती। वो चाहती है कि सबको फ्री रहने का हक है। फायरफ्लाइज के अकॉर्डिंग ये लोग फेडरा के अंडर जेल जैसी जिंदगी जी रहे हैं। आगे हमें इसी फायरफ्लाई ग्रुप के एक मेंबर को दिखाया जाता है जिसका नाम था मार्लिन। तो मार्लिन यहाँ पे एक लड़की एली के साथ होती है और इस लड़की की एक खास बात होती है कि इसके ऊपर इन्फेक्टेड का अटैक होने के बावजूद इस लड़की के ऊपर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट्स देखने को नहीं मिले हैं, जिस वजह से इस टाइम ये लड़की काफी ज्यादा एक इम्पोर्टेंट एसेट फायरफ्लाई के लिए साबित होती है। इधर जोल और टेस मार्लिन के बीच भी पहुंच जाते हैं उस बैटरी को लेने के लिए, मगर यहाँ पे उन दोनों का आमना सामना होते ही मार्लिन अपना गन नीचे कर देती है। क्यों? क्योंकि मार्लिन और जोल एक दूसरे को पहले से जानते हैं। तो यहाँ पे मार्लिन जोल के सामने एक डील रखती है कि उसे एली को फायरफ्लाइज के वेस्ट कैंप तक छोड़ना होगा, जिसे छोड़ने के बाद फायरफ्लाइज के ग्रुप उसे आगे बढ़ने के लिए एक ट्रक और कुछ खाने के सामान भी प्रोवाइड कर देंगे। और थोड़ी देर सोचने के बाद जोल और टेस इस डील के लिए मान जाते हैं। तो जिसके बाद इस डील को पूरा करने के लिए जोल, टेस और एली अंधेरे का फायदा उठा के वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, मगर तभी एक सोल्जर इन तीनों को रोक लेता है और वो सोल्जर जैसे ही इनको चेक करने के लिए आगे बढ़ता है, एली उस पे अटैक कर देती है और पैनिक होके वो सोल्जर इन पे गोली चलाने वाला होता है। तभी जोल के पास मेमोरीज ट्रिगर हो जाती है और वो उस सोल्जर को पूरी तरीके से मार डालता है। और इससे पहले कि वहाँ पे और सोल्जर्स आए, वो टेस और एली के साथ फेंस को पार करके वहाँ से निकल जाते हैं और जिसके बाद यहाँ पे ये एपिसोड 1 एंड हो जाता है। तो एपिसोड 2 की शुरुआत एक बार फिर से फ्लैशबैक से होती है, जहाँ पे हमें 24 दिसंबर 2003 की जकार्ता इंडोनेशिया की घटना दिखाई जाती है। तो यहाँ हमें एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जिसे लेने के लिए एक मिलिट्री पर्सन आया होता है, ताकि वो के एक आदमी के चेकअप करवा सके कि आखिर उसे हुआ क्या है। तो साइंटिस्ट जैसे ही उस आदमी को देखती है तो उसके मुंह से कुछ अजीब तरीके के फंगस यानी कॉर्डिसेप्स निकल रहे होते हैं। जिसके बाद वो साइंटिस्ट एक और बॉडी दिखती है जिस पर पहले वाले इन्फेक्टेड ने इन्फेक्ट होकर काटा होता है और उस साइंटिस्ट को उसके मुंह से भी वही फंगस मिलती है जो कि पहले वाले की भी बॉडी से मिला हुआ था। तो जिसके बाद मिलिट्री के लोग उस साइंटिस्ट से पूछताछ करने आते हैं कि आखिरकार उनके साथ हुआ क्या है, जिस पर उस साइंटिस्ट का जवाब होता है कि इस चीज का अभी तक कोई भी वैक्सीनेशन या एंटीडोट नहीं बना हुआ है, जिस वजह से वो सजेशन देते हैं कि पूरे के पूरे सिटी को न्यूक कर दिया जाए और भले उस न्यूक के चपेट में मासूम लोगों की ही जान क्यों न जाए। नाउ बैक टू द प्रेजेंट। यहाँ पे जोल और टेस एली से उसके बारे में पूछ रहे होते हैं, जिस पर एली जवाब देती है कि इन्फेक्टेड होने के बाद फायरफ्लाइज को मिली थी और इससे पहले कि फायरफ्लाइज के लोग उसे मार देते, मार्लिन उन सबको रोक के एली को बचा लेती है। साथ ही साथ वो एली पे तब तक नजर रखती है जब तक वो पूरी तरीके से श्योर नहीं हो जाती कि इस पर इन्फेक्शन का कोई भी असर नहीं देखने को मिल रहा। जिसके बाद मार्लिन डिसाइड कर लेती है कि एली को फायरफ्लाइज के वेस्ट कैंप में भेज दिया जाए, ताकि वहाँ पे मौजूद फायरफ्लाइज के साइंटिस्ट एली के ब्लड का सैंपल लेके इस बीमारी से लड़ने के लिए कुछ बना पाए। मगर जोल को ये वैक्सीन वगैरह की बात में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वो कहता है कि ऐसी बातों को वो 20 साल से सुनता आ रहा है, जिस वजह से उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं कि इस चीज का कोई इलाज पॉसिबल है। जिसके बाद वो जब आगे बढ़ रहे होते हैं तभी उन्हें एक बिल्डिंग देखने को मिलती है और उसी बिल्डिंग के आसपास कुछ फायरफ्लाइज मेंबर्स के डेड बॉडीज भी उन्हें देखने को मिलती है। तो उन्हें देख के ये लोग समझ जाते हैं कि इन्होंने एक दूसरे को ही इन्फेक्शन के डर से खत्म कर दिया। रास्ते में इन्हें इन्फेक्टेड की एक बहुत ही बड़ी फौज मिलती है, जिससे ये लोग बचते बचाते किसी तरीके से आगे बढ़ जाते हैं। जिसके बाद ये लोग एक बिल्डिंग के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक आदमी मरा हुआ मिलता है और इससे पहले कि वो उस चीज से संभल पाते, उन पे और भी अलग तरीके के इन्फेक्टेड अटैक कर देते हैं और ये कुछ अलग ही तरीके के इन्फेक्टेड थे जिन्हें केवल सुनाई देता था, दिखाई नहीं, और जिन्हें इस शो में क्लिकर कहा जाता है। जिससे बचने के लिए जोल, टेस और एली अपना पूरा दमखम लगा देते हैं, मगर आगे चल के इन्हें पता चलता है कि उस क्लिकर ने टेस को गर्दन पे काट लिया है। इसके साथ ही एली के हाथों पे भी बाइट के निशान उन्हें देखने को मिलते हैं, मगर एली की मिस्टीरियस
मिस्टीरियस एबिलिटी के चलते उसका वो बाइट मार्क ऑलमोस्ट हील हो चुका था। थोड़ी दूर चलने के बाद ये लोग रियलाइज करते हैं कि टेस का इन्फेक्शन धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ते जा रहा होता है, जिस वजह से वो जोल से एक वादा करने के लिए कहती है कि वो सही सलामत एली को फायरफ्लाई के बेस कैंप तक पहुंचा देगा। जिसके बाद टेस एली और जोल को वहां से बाहर भेज देती है और खुद उस घर के अंदर मौजूद पैरास को गिरा के उनमें से ऑयल लीक होने देती है। जिसके बाद टेस सूट करने लगती है ताकि वो सारे इन्फेक्टेड उसकी तरफ आ सके। जिसके बाद टेस सही मौका देखते ही अपना लाइटर जला के उसे फ्यूल के ऊपर फेंक देती है, जिससे उस घर के अंदर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे टेस के साथ साथ वो सारे इन्फेक्टेड भी वहाँ पे मारे जाते हैं। और गाइस यहाँ पे एंड हो जाता है इस सीरीज का एपिसोड 2। तो एपिसोड 3 की शुरुआत में हम जोल और एली को टेस की मौत से उबर के आगे बढ़ते हुए देखते हैं और पूरे रास्ते पर हमें जोल और एली के बीच बहुत सारी नोक-झोंक देखने को मिलती है। और जब वो लोग रास्ते पे होते हैं तब उन्हें एक ऐसी जगह मिलती है जहाँ पे बहुत सारे लोगों को दफनाया गया होता है, जिसे देखने के बाद जोल एली को बताता है कि आर्मी लोगों को क्वारंटाइन जोन लेके जा रही होती है, मगर उस क्वारंटाइन जोन में पहले से ही बहुत सारे आदमी मौजूद थे, जिस वजह से जो वहाँ पे फिट नहीं हो पाए उन्हें मार के यहीं पे फेंक दिया गया। और ये चीज सुनने के बाद एली काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। तो जोल और एली इस वक्त जहाँ पे मौजूद थे हमें एक बार फिर से वहाँ की फ्लैशबैक सीन देखने को मिलता है, जहाँ पे हमें बिल नाम के एक आदमी की स्टोरी दिखाई जाती है। तो उस टाउन या सिटी जो भी हो वहाँ पे एक बिल नाम का आदमी रहता था, जहाँ पे वो मिलिट्री की नजरों से बच के क्वारंटाइन जोन जाने से बच जाता है। जिसके बाद वो इस टाउन में अकेला रह के इन्फेक्टेड से बचने के तौर तरीके बनाने में लग जाता है और वो 2003 से लेकर 2007 तक अकेले ही उस टाउन में रह रहा होता है, अंटिल 2007 में जाके बिल के मुलाकात एक आदमी से होती है जिसका नाम फ्रैंक था। तो वो दोनों बहुत ही जल्दी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए और एक साथ ही दोनों इस टाउन में रहने लगे। आगे हमें उस फ्लैशबैक में ये भी दिखाया जाता है कि जोल और टेस फ्रैंक और बिल को पहले से तो जानते ही थे, साथ ही साथ उनके साथ बहुत सारी डील भी कर चुके थे। आगे हमें दिखाया जाता है कि फ्रैंक और बिल अपने आखिरी दम तक एक साथ रहे। फ्रैंक की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और क्योंकि बिल फ्रैंक से काफी ज्यादा प्यार करता था, जिस वजह से वो उसे इस दर्द में नहीं देख पा रहा था। बिल आगे डिसाइड करता है कि वो फ्रैंक को बहुत सारी नींद की गोलियां देके खुद भी वो गोलियां ले लेगा और ढेर सारी पिल लेने के बाद वो दोनों अपने बेडरूम में जाके लेट जाते हैं। और उन दोनों के मरने से पहले हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों ने एक दूसरे से शादी भी कर ली होती है। तो प्रेजेंट टाइम में जोल और एली उसी टाउन में पहुंचते हैं जहाँ पे बिल और फ्रैंक रहा करते थे। तो जैसे ही जोल उसके घर पे पहुंचता है, जोल को बिल का एक लास्ट लेटर के साथ साथ एक कार की चाबी मिलती है। यहाँ पे बिल को अच्छे से पता था कि जोल एक बार यहाँ पे जरूर आएगा, जिस वजह से उसने जोल के लिए ही वो चिट्ठी और उस गाड़ी की चाबी को टेबल पे रखा होता है। इतना ही नहीं, बिल ने सारे के सारे वेपन्स के एक्सेस भी जोल को दे दिए होते हैं। जिसके बाद जोल वहाँ से बहुत सारे वेपन्स, कुछ दवाइयाँ और खाने के कुछ सामान के साथ साथ बिल की कार को लेके वहाँ से निकल जाते हैं। और यहाँ पे ये एपिसोड 3 एंड हो जाता है। तो एपिसोड 4 की शुरुआत एक बार फिर से जोल और एली के कन्वर्सेशन से होती है, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि इन दोनों के बीच अब बाप बेटी वाला रिश्ता धीरे धीरे बनने लगा है। तो जोल का यहाँ पे पहला गोल था कि वो किसी तरीके से अपने भाई टॉमी को ढूंढे। इसके बाद वो फायरफ्लाई के बेस कैंप तक एली को छोड़ के आए। जिसके बाद एली जोल को टॉम के बारे में पूछती है, जिस पर जोल उसे बताता है कि टॉमी ने पहले आर्मी ज्वाइन की थी, मगर थोड़े समय बाद उसने मिलिट्री से क्विट कर दिया और आउटब्रेक के 12 साल बाद उन दोनों ने एक ग्रुप के लिए काम किया और उसी ग्रुप में काम करने के दौरान वो दोनों टेस से मिले। इसके साथ ही टॉमी की मुलाकात वहाँ पे मार्लिन से होती है और मार्लिन उसे फायरफ्लाई भी ज्वाइन होने के लिए कन्विंस करती है। अब मार्लिन के कहने पर उसने फायरफ्लाइज को ज्वाइन भी कर लिया था, मगर अब वो फायरफ्लाइज का हिस्सा नहीं है और प्रेजेंट में जोल उसे ढूंढ रहा है कि आखिरकार वो अभी कहाँ है और किस हालत में है। जिसके बाद एली और जोल एक दूसरे से स्टोरी शेयर करने के साथ साथ कार से ट्रैवल करते हुए एक सिटी पहुँचते हैं, जहाँ पे कुछ खतरनाक ग्रुप यानी रेडर्स उन पे अटैक कर देते हैं। तो उनसे बचने के लिए जोल किसी तरीके से अपनी गाड़ी से हथियार निकाल के उनका सामना करने की कोशिश करता है। अब जोल और एली के सामने काफी बड़ी मुसीबत थी, जिस वजह से वो सिटी के बाहर नहीं जा पा रहे थे। तो वो सिटी के अंदर जाने का फैसला करते हैं और वो सिटी के ही कोई बिल्डिंग में छुप के आराम करने लग जाते हैं। तो इसके बाद इस सीरीज में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, जिसका नाम कैथलीन था। तो कैथलीन यहाँ पे एक बूढ़े आदमी से किसी हेनरी नाम के आदमी के बारे में पूछ रही होती है, जिसने उसके और उसके भाई की जानकारी फेडरा तक पहुँचाई होती है, जिस वजह से उसे और उसके भाई को फेडरा के द्वारा पीटा गया और
और इस पिटाई के दौरान उसकी भाई की जान चली गई। और तभी कैथलीन को बताया जाता है कि उनके लोगों को किसी आदमी ने बुरी तरीके से मारा है और इधर हमें पता था कि वो असल में जोल था। लेकिन यहाँ पे कैथलीन को लग रहा था कि ये काम असल में हेनरी का है, जिस वजह से कैथलीन उस बूढ़े आदमी को मार देती है और हेनरी की तलाश में वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद कैथलीन हेनरी का पीछा करते हुए एक बिल्डिंग में जा पहुँचती है, जहाँ पे उसे बहुत सारे फूड के कैन और हेनरी के यूज किए हुए कुछ सामान मिलते हैं। और देख के ऐसा लग रहा था कि हेनरी वहाँ से काफी पहले ही जा चुका है और यहाँ पर कैथलीन अपने भाई का बदला लेने के लिए उन्हें किसी भी हालत में ढूंढना चाहती है। और इस सर्च के दौरान कैथलीन और उसके साथी को इन्फेक्टेड का एक नेस्ट मिलता है, मगर कैथलीन यहाँ पे अपने साथी पेरी से कहती है कि वो नेस्ट वाली बात बाकी लोगों को ना बताए। इसके साथ ही वो उस बिल्डिंग को पूरी तरीके से सील कर देती है। इधर एली और जोल रेडर से बचते हुए एक बिल्डिंग में छुप जाते हैं, जिसके बाद जोल आगे एली को बताता है कि उसने रेडर को पहले ही पहचान लिया था, क्योंकि किसी जमाने में वो टॉमी और टेस भी इसी रेडर के ग्रुप के लिए काम कर चुके थे। जिसके बाद एली भी उसे अपने पास्ट के बारे में बताने लग जाती है, मगर इसी बीच हमें देखने को मिलता है कि कोई दो लोग आके जोल और एली के ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं और यहाँ इस सस्पेंस पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो एपिसोड 5 की शुरुआत हेनरी और सैम से होती है, जो कि कैंसस सिटी में रहा करते थे। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये थी कि सैम बोल और सुन नहीं सकता था। फिर कैंसस सिटी का भी हमें छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि कैंसस सिटी में इन्फेक्शन फैलने के बाद फेडरा जैसे ही वहाँ पे आई तो कैथलीन के भाई ने फेडरा का सामना करते हुए उनका सफाया करना शुरू कर दिया। मगर हेनरी से मिले एक टिप की वजह से कैथलीन का भाई फेडरा के हत्थे चढ़ जाता है और मारा जाता है। जिसके बाद रेज मोड में कैथलीन ने पूरे के पूरे फेडरा को ही अपने सिटी से साफ कर दिया और कैथलीन के कैद में बचे हुए फेडरा मेंबर से कैथलीन हेनरी के बारे में पूछताछ करने लगी। मगर उन फेडरा मेंबर्स में से किसी को भी हेनरी के बारे में नहीं पता था, जिस वजह से कैथलीन ने उन सबको मरवा दिया। और तब से लेके अब तक हेनरी अपने भाई सैम के साथ मिलके यहाँ से वहाँ भागता फिर रहा था। मगर तभी उन दोनों भाइयों की मुलाकात उस बूढ़े आदमी से होती है, जिसे कैथलीन ने पिछले एपिसोड में मार दिया होता है। तो उस बूढ़े आदमी ने इन दोनों को रहने के लिए छत और कुछ खाने को दिया और हेनरी और सैम इधर देखते हैं कि सेम टाइम पे जोल कैथलीन के लोगों का सामना कर रहा होता है। और तब हेनरी को आइडिया आता है कि क्यों ना वो जोल से मदद मांगे। नाउ बैक टू द प्रेजेंट। तो हेनरी और सैम दोनों ने ही जोल और एली के ऊपर गन पॉइंट कर दिया होता है, मगर यहाँ पे वो किसी को मार रहे नहीं बल्कि जोल और एली से मदद मांगने आए होते हैं। तो इनकी पूरी कहानी सुनने के बाद जोल डिसाइड करता है कि वो इनकी मदद करके इन्हें यहाँ से बाहर निकालेगा। आगे हेनरी जोल को बताता है कि ये लोग अंडरग्राउंड टनल से होते हुए इस सिटी से बाहर जा सकते हैं और जोल को भी ये प्लान पसंद आता है। इसके साथ ही वो हेनरी से उसके पास के बारे में पूछने लगता है, आखिरकार उसने कैथलीन और उसके गैंग को क्यों धोखा दिया। जिस पर हेनरी का कहना होता है कि उसके भाई की बीमारी असल में फेडरा के दिए हुए ड्रग से ठीक हो रही थी और यही रीजन था कि हेनरी ने कैथलीन के भाई की टिप दी ताकि उसे फेडरा से वो ड्रग अपने भाई के लिए मिल सके। और तभी से कैथलीन हाथ धो के हेनरी के पीछे पड़ गई है। इससे पहले कि ये लोग वहाँ से निकलते, एली ने हेनरी से पूछा कि आखिरकार यहाँ पे एक भी इन्फेक्टेड क्यों नहीं दिखाई दे रहा। जिस पर हेनरी इन्हें बताता है कि बहुत सालों पहले फेडरा ने सारे के सारे इन्फेक्टेड को एक टनल में बंद कर दिया था। यहाँ पे जोल का दिमाग खराब हो जाता है कि आखिरकार तूने ही तो बोला कि हमें टनल से ही आगे जाना है। तो इस पर हेनरी का कहना होता है कि उसे बाद में पता चला था कि जिन्हें फेडरा ने उन टनल्स में बंद किया था असल में वो इन्फेक्टेड नहीं थे और एक तो होंगे भी तो वो अभी तक जिंदा नहीं बचे होंगे। जिसके बाद ये लोग सिटी के टनल से होते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। तो उन टनल से होते हुए ये लोग कैंसस सिटी से बाहर निकल जाते हैं और ये लोग उस सिटी के ऑलमोस्ट बॉर्डर पे होते हैं कि तभी एक बूढ़ा आदमी इन पे फायर करने लग जाता है। मगर जोल अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करते हुए उस बूढ़े आदमी के लोकेशन का पता लगा देता है और उसे उस घर में जाके मार देता है। मगर यहाँ पे जोल रियलाइज करता है कि उस बूढ़े आदमी ने कैथलीन को इनके बारे में इन्फॉर्म कर दिया था, जिस वजह से थोड़ी देर में कैथलीन भी वहाँ पे अपने पूरे के पूरे गैंग को लेके पहुंच जाती है। इधर कैथलीन की गाड़ियों से बच के एली, हेनरी और सैम भाग रहे होते हैं और उस रास्ते से जब एली भाग रही होती है तभी उसे एक ट्रक कुचलने के लिए आगे बढ़ता है। मगर जो दूर खड़े उस बूढ़े आदमी के गन को लेकर उस ट्रक के ड्राइवर को मार देता है, जिससे वो ट्रक सीधे जाके एक घर में क्रैश कर जाता है। इधर कैथलीन जल्द से जल्द हेनरी और सैम को मरवाने के फिराक में थी, मगर पासा तब उल्टा पड़ जाता है जब उस बिल्डिंग से टकराए हुए ट्रक में ब्लास्ट होता है, जिसके बाद अंडरग्राउंड टनल्स में छेद हो जाते हैं, जिससे वहाँ पे इन्फेक्टेड की एक फौज खड़ी हो जाती है और वहाँ पे अफरा तफरी वाला माहौल क्रिएट हो जाता है। और ये तो कुछ नहीं था, उस ट्रक के ब्लास्ट होने से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा इन्फेक्टेड पहुंच जाता है, जिसे इस शो में ब्लूटर कहा गया है। तो यहाँ पे पेरी कैथलीन को बचाने के लिए ब्लूटर से लड़ने चला जाता है, मगर ब्लूटर यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल था तो वो पेरी को आसानी से हरा देता है। इधर हेनरी, सैम और एली को वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, मगर कैथलीन ने उन पर गन पॉइंट किया होता है,
इस वजह से वो धीरे धीरे पीछे हट रहे थे, मगर वो इन्फेक्टेड कैथलीन पे भी अटैक करके उसे मौत के घाट उतार देता है। जिसके बाद जोल, हेनरी, एली और सैम वहाँ से बचते बचाते हुए निकल के एक घर के अंदर आके छुप जाते हैं। यहाँ पे जब जोल और हेनरी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तभी हमें इधर एली और सैम को दिखाया जाता है। तो यहाँ पे एली नोटिस करती है कि सैम को इन्फेक्टेड ने बाइट कर लिया है। यहाँ पे एली सैम को ऐसे ही मरने नहीं देना चाहती थी, जिस वजह से एली ने अपने हाथ पे छोटा सा कट लगा के अपना ब्लड सैम के घाव पे ब्लड लगा देती है। यहाँ पे एली को ऐसा लग रहा था कि उसके ब्लड से सैम किसी तरीके से बच जाएगा, लेकिन अगली सुबह जब एली उठती है तब वो देखती है कि सैम पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो चुका है। इसके साथ ही सैम एली पे अटैक करने लग जाता है, मगर समय रहते जोल वहाँ पे आके उसे बचाने लग जाता है। मगर यहाँ पे हेनरी जानता था कि जोल है एली को बचाते हुए सैम को मार डालेगा, जिस वजह से हेनरी ने जोल के ऊपर गन तान दी और उसे सैम से दूर रहने के लिए कहा। मगर यहाँ पे हेनरी की गलती से एक गोली सैम को लग जाती है, जिसे देख के हेनरी काफी ज्यादा टूट जाता है। इधर हमें पता था कि हेनरी अपने छोटे भाई के लिए ही इतना सब खतरा मोल ले रहा था, और अब चूंकि उसका छोटा भाई ही मर चुका है तो उसके जीने का कोई सवाल ही नहीं था, जिसके बाद वो अपने आप को ही सूट कर लेता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि जोल और एली ने हेनरी और सैम को रिस्पेक्टफुली बैरी किया। इसके साथ साथ एली ने सैम के लिए एक सॉरी वाला नोट भी छोड़ा। इसके बाद जोल और एली आगे के रास्ते निकल जाते हैं। इसी के साथ ही यहाँ पे लास्ट ऑफ अस का एपिसोड 5 भी एंड हो जाता है। तो बस ये था लास्ट ऑफ अस के पहले 5 एपिसोड्स का रीकैप, जो कि आपको 13 अप्रैल से पहले देख लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि 13 अप्रैल को एयर होने जा रही है लास्ट ऑफ अस का सीजन 2, और ये सीरीज 2023 में आई थी, जिस वजह से काफी लोग इस सीरीज को भूल चुके हैं। तो ये बिल्कुल सही मौका है द लास्ट ऑफ अस सीजन 1 की स्टोरी को अपने माइंड में रिफ्रेश करने का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल द सुपर हीरो स्टेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मैं जल्दी ही इसके बाकी बचे हुए 4 एपिसोड्स के भी रीकैप लाने वाला हूँ, तो जैसे आप मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो बेल आइकन भी दबाना ना भूलना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। दिस इज निखिल यादव एंड साइनिंग ऑफ।